प्रीवियस पीरियड्स में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था, जो कि प्लांट सेल में पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनल है। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में मैंने बताया था। आज हम एक नए सेल ऑर्गेनल के बारे में जानेंगे, वह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। यह न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है, जबकि प्लांट सेल में पेरिफेरल। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब वह सेंटर में होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में यह पेरिफेरल सेंटर में नहीं बल्कि किनारे होता है। तो सबसे पहले हम जो है न्यूक्लियस के बारे में उसके डायग्राम को देखेंगे कि किस तरह का होता है। प्रत्येक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में यह न्यूक्लियस होता है। यह न्यूक्लियस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से यह बाउंड होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा यह बाउंड होता है। ये न्यूक्लियस है। ये जो देख रहे हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस टू लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पोर्स हैं। पोर्स जिसको हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। यहां पर दिख रहा है न्यूक्लियोपोर कहते हैं। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसी तरह से लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यह डबली बाउंड मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर मैटर को कंटेन करता है। इसके अंदर आप डार्क स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अंदर अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको हम क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक सबस्टांस है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर के प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो सेल में इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलस है जो डार्क स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आपको डिटेल नहीं जानना है। और इसके बाद इसमें फ्लूइड लाइक सबस्टांस देख रहे हैं, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और थ्रेड लाइक इंटेंगल्ड
थ्रेड लाइक इंटेंगल, आपस में उलझा पुलझा दिख रहा है, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि यह एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है, जबकि प्लांट सेल में यह पेरिफेरल होता है, किनारे होता है। इस पोर जो देख रहे हैं न्यूक्लियर पोर, या न्यूक्लियर पोर यानी दिस न्यूक्लियर पोर अलाउज एग्जिट ऑफ सम सबस्टांसेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। यानी ये जो न्यूक्लियोपोर है वह कुछ सबस्टांस जो इसमें बनता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी जरूरत साइटोप्लाज्म में पड़ती है, तो ये सबस्टांस को यह बाहर की ओर आने देता है। साइटोप्लाज्म से भी कुछ सबस्टांस अंदर जाता है, और यह पूरा कंटिन्यूअस नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसमें न्यूमेरस पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और यह न्यूक्लियोपोर जो है एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल को अलाउ करता है। यहां पर आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उलझा पुलझा, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन यह क्रोमोसोम तब दिखाई देता है जब वह डिवाइडिंग स्टेज में होता है, और खास करके सेल डिवीजन के सेल डिवीजन का जो मेटाफेज होता है, उसमें यह क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक हो जाता है और वह रट लाइक दिखाई देता है, तो हम उसको क्रोमोसोम कहते हैं। अभी यह क्रोमोसोम है लेकिन यह विजिबल नहीं है, यानी ऑर्डिनरी कंडीशन में विजिबल नहीं है। न्यूक्लियस का स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमको एक एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। सिर्फ हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट दिखाया नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि किसी सेल को, जो एनिमल सेल हो सकता है या प्लांट सेल हो सकता है, का किसी पार्ट का हम सेक्शन काट करके और टेम्पोररी माउंट बनाते हैं। टेम्पोररी माउंट यानी जो स्लाइड की हमने चर्चा किया, वो टेम्पोररी स्लाइड हम लोग बनाते हैं। उसमें बनाने के समय हम स्टेन, उस पर आप आयोडीन का आयोडीन सॉल्यूशन का एक बूंद डाल सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन या हम मिथिलीन ब्लू का यूज कर सकते हैं या सैफ्रानिन यूज कर सकते हैं। तो हम एक बूंद जो है उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अब सवाल है कि हमने क्यों डाला, आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डाला? तो आयोडीन सॉल्यूशन सबसे पहले कि वह स्टेन है, और सेल का डिफरेंट कंपोनेंट का केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। जैसा हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स का कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। ड्यू टू difference in the chemical composition, different part of the cell takes different amount of stain, यानी वह अलग अलग उसका स्टेनिंग होता है, इसलिए कुछ पार्ट जो है स्टेन ज्यादा लेता है, कुछ कम लेता है। तो जब हम मिथिलीन ब्लू या आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो देखेंगे कि जो सेल के बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर देखिएगा, और वो देखिएगा कि डार्क, वह जो है छोटा सा स्पॉट जो है स्फेरिकल, वह डार्क हो गया और वह न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, और इसमें जो हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, यह क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। Made of DNA and प्रोटीन। डीएनए का नाम इस
इसका डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो सेल के न्यूक्लियस में ही बनता है और इसका जो नेचर जो होता है एसिडिक नेचर होता है। और डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड द वे बाय व्हिच सेल डेवलप्स। यानी कहने का मतलब डीएनए जो है यह सेल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा कि जब न्यू सेल बनेगा तो वह सेल किस तरह का होगा, वह डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि डीएनए उसका किस तरह का है। जिस तरह का डीएनए है उस तरह का ही सेल होगा और सेल का स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद सारा जो इंफॉर्मेशन सोर्स, जितना इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस, कहने के मतलब पहले वाले सेल से जो बन करके नया सेल आएगा वह कैरी करेगा, सारा जो इंफॉर्मेशन सोर्स है यह डीएनए ही कैरी करेगा। तो डीएनए कह सकते हैं कि डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस। यहां इनहेरिटेंस का मतलब जो सेल स्ट्रक्चर और किस सेल डेवलपमेंट किस तरह से होगा, सेल किस तरह का होगा। जैसे हम चूहा देखते हैं कि चूहा का जो ऑफस्प्रिंग होता है चूहा ही होता है, उस तरह से ह्यूमन बीइंग का जो ऑफस्प्रिंग मतलब संतान होता है वह मनुष्य जैसा होता है। आप खीरा को देखते हैं कि खीरा का जो प्रॉपर्टी है, खीरा का बीज लगाते हैं तो उसके पेड़ जो निकलता है वो खीरा जैसा ही होता है, उसमें खीरा ही फलता है। सवाल इसको कौन कैरी करता है? क्यों नहीं कभी हमने सोचा कि पपीता में आम फलता है या आम में पपीता फलता है या आम में लीची फलता है या लीची के पेड़ में आम फलता है? क्योंकि प्रत्येक जो स्पेसीज है ऑर्गेनिज्म का उसका अपना डीएनए होता है और डीएनए के अनुसार ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। तो डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दिस डीएनए होता कहां है? तो यह क्रोमोजोम पर होता है। यानी क्रोमोजोम जो है डीएनए मटेरियल का बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोम जो है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस और यह डीएनए क्रोमोजोम के रूप में पाया जाता है। ए सेक्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ए सेक्शन ऑफ is called gene and one gene is responsible for making one protein। कहने के मतलब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और एक प्रोटीन बनाता है ना। तो यह जो डीएनए जो है यह मटेरियल क्रोमोजोम के रूप में रहता है और हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोम इज द कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस का यह कैरियर होता है जो एक डीएनए के रूप में कैरी करता है और उसके डीएनए के एक सेक्शन होता है जिसको हम जीन कहते हैं। एंड वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टरिस्टिक, और एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक लक्षण के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोजोम are
thread like entangle स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक इंटेंगल मतलब आपसी आपस में उलझा खुलझा है ना, which is not visible in normal cell, which is not visible in normal cell। यह सेल डिवीजन और यह जो है कैरियर chromosomes are carrier of tens of genetic कैरेक्टर्स है ना। और यह क्रोमोसोम डीएनए से ही बना होता है। तो इस तरह से यह क्रोमोसोम जिस तरह का होगा, सेल का स्ट्रक्चर भी उसी तरह का होगा और उसका डेवलपमेंट भी उसी तरह से होगा। यानी हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम्स और डीएनए determine the structure and the way the cell develop है ना। तो यहां पर दो फंक्शन जो है न्यूक्लियस का हमारे सामने आता है कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स all the chemical activity of the cell. Nucleus controls all the chemical activity of the cell. Nucleus control all the activity of the cells. सेल का जितना केमिकल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। सेल कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करना है, यह सब यह सब जो है डिटरमाइन करेगा न्यूक्लियस। दूसरा कि सेल न्यूक्लियस हेल्प इन द सेल डिवीजन, यानी सेल रिप्रोडक्शन में वह सेल रिप्रोडक्शन में यह काम करता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस का दो फंक्शन है जिसको मैं लिख दे रहा हूं। Nucleus helps in the cell reproduction और सेल डिवीजन। सेल रिप्रोडक्शन मतलब कि प्रत्येक सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होता है। यानी जब ओल्ड सेल जब मैच्योर होता है
तो डिवाइड करके 2 न्यू सेल्स बनाता है जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। एंड एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसलिए सेल डिवाइड होता है और न्यू सेल्स बनते हैं। तो न्यूक्लियस हेल्प्स इन द सेल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। दूसरा, इट कंट्रोल्स all the chemical activities of the cell, यानी सारे एक्टिविटी को यह कंट्रोल करता है। एक और देख लें, यही 2 है मेन जो है, और इसलिए यानी सारा एक्टिविटी जो है सेल का वो न्यूक्लियस से डिटरमाइन करता है, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है ना। तो आपने देखा इस तरह से कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा। अब जो है नेक्स्ट हम अगले ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसमें समझना यह जरूरी है, क्या न्यूक्लियस प्रत्येक सेल में होता है? प्रत्येक सेल मतलब प्लांट सेल और एनिमल नहीं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत प्रिमिटिव है ना। इन सम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स सच एज बैक्टीरिया, इनमें न्यूक्लियर मैटर होते तो हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाइट्स कहते हैं, न्यूक्लियाइड्स कहते हैं, यानी उसको न्यूक्लियस नहीं कहते, न्यूक्लियाइड्स कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मैटर होते हैं। और यह न्यूक्लियर मैटर जो है बिखरा हुआ साइटोप्लाज्म में होता है, इसको हम न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें न्यूक्लियर मैटर जो है ये न्यूक्लियर मैटर, इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे यह जो है प्रिमिटिव सेल में होता है, जो सेल प्रिमिटिव है, और एडवांस सेल में जनरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, ये सब में जो है न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मैटर घिरा हुआ नहीं होता है, और ऐसे हम न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। तो इस आधार पर ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो जिस ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होते, सॉरी, जिस ऑर्गेनिज्म के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, यानी न्यूक्लियर मैटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर घिरा नहीं होता है, उसको हम वैसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड्स कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियर ऑर्गेन और न्यूक्लियर मैटर वेल डिफाइंड होते हैं, उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे दूसरे दिन।